बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ में सरवत वलीम, हारून शीर साहब भी मेरे हमरा मौजूद होंगे। प्रोग्राम मुकाबिल में जब हम बात करेंगे आगाज़ पर, तो कोरोना के हवाले से तो खुसूस तौर पर गुफ्तगू होगी, मगर इसके साथ साथ तो मौजूदा जो सियासत है इससे मुतालिक भी यकीनी तौर पर गुफ्तगू होगी। हारून साहब का तजिया लेंगे कि नून लीग, जिसे वाकई एक अपोजिशन की जमात के तौर पर देखा भी जा रहा था और ये भी देखा जा रहा था कि जब तक मियाँ नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे भरपूर तरीके की अपोजिशन भी की जा रही थी, मगर जब से नवाज शरीफ साहब बाहर गए हैं और शहबाज शरीफ साहब बाहर से पाकिस्तान वापस आए हैं, तो ये एक तासुर भी दिया जा रहा था कि अब शायद एक टफ टाइम दिया जाएगा मौजूदा हुकूमत को, तहरीक इंसाफ को, मगर ऐसा नजर नहीं आ रहा। नून लीग के और इनके सियासी बिसात जो है, इससे मुतालिक हारून साहब का तजिया लेंगे। आगे बढ़ेंगे तो जिक्र करेंगे कश्मीर के हवाले से भी कि भारत की रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला एक मरतबा फिर से देखा जा रहा है, जोर पकड़ गया। पाकिस्तान क्या अब की बार जो वहां पर कत्लेआम की एक नई लहर शुरू हुई है, पाकिस्तान उसमें क्या भरपूर सिफारती तौर पर अपनी मुहिम का आगाज करेगा, या फिर जिस तरह से वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा था कि वो कश्मीर के सफीर हैं दुनिया में, तो अब ये सफीर मजीद ज्यादा एक्टिव होंगे या फिर कोरोना की वजह से खामोश रहेंगे? इसमें बात करूंगी। और आज हमने देखा एक भरपूर तरीके की एक तफसीलन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें तमाम लोग हमें नजर आए। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब भी नजर आए और ये कहा गया लॉकडाउन से मुतालिक फैसला कर लिया गया कि उसे मरहलावार खोला जाएगा। अब यहां पर सवाल यह है कि क्या जो बेकाबू कोरोना है वो लॉकडाउन के खोलने के बाद काबू में आ जाएगा, या फिर ये लॉकडाउन खुलने के बाद ये इसके मजीद फैलाव की वजह बनेगा? और इसके साथ साथ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अफसरशाही से मुतालिक जो फैसला किया है वो नतीजा खेज साबित होगा या नहीं होगा, इसके ऊपर भी मैं बात करूंगी। हारून साहब, मैं बात तो करूंगी आपसे सियासत से मुतालिक, मगर कोरोना के हवाले से मैं चाह रही हूँ आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करूं। लॉकडाउन पर भी मैं आऊंगी। अभी मेरे पास बड़ी ख़तरनाक किस्म की डिटेल आई है कि 10 रोज़ के अंदर, ये पिछले 10 रोज़ में जो कोरोना की वजह से पाकिस्तान में अमवात हो रही थी उनमें 100% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ये तो बड़ी बुरी सूरत हाल है हारून साहब। देखिए ना, दो में से एक ऑप्शन आपको लेना होता है। अगर जब आप खतरे में हो और खतरा दो तरफा हो, यानी एक तरफ सूरत हाल ये है कि लोग भूख से मर जाएं, कारोबार बंद हो जाए, माशरा सारा बेचैन हो रहा है, और इसका मुतम्मल हम कई दफा कह चुके, यूरोप नहीं हो सका, अमेरिका नहीं हो सका, तो हम कैसे हो सकते हैं? ये जो अशराफिया के लोग हैं, ये जिनका मसला नहीं है, ये जिनका प्रॉब्लम ये है कि हर हाल में हुकूमत की मुखालफत करनी है, या कुछ कंफ्यूज लोग हैं, वो ये कह रहे हैं ये बात जी लॉकडाउन में नरमी नहीं करनी चाहिए। देखिए, माशरे की बुनियादी खराबी क्या है? वो खराबी माशरे में है, सिर्फ हुकूमत में नहीं है। वो ये है कि हम कवानीन की धज्जियां उड़ाते हैं। अगर हम कोरोना का तो इलाज मालूम है, सबको मालूम है भाई, मास्क पहने, हाथ धोएं और हाथों पे लोशन लगाएं और फासले पे रहें, तो किसी को कुछ नहीं होगा। और डेथ रेट को इतना ज्यादा है नहीं। मेरा ख्याल कश्मीर पे बात कर लें, वो तो माशरे लोग बेचैन हो रहे हैं, वो तो फैसला हो चुका। अब जो फैसला हो चुका है तो उस पर रोने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, मैं तो उस पे नून लीग पे बात कर लें, अगर आप करना बात कर लेते हैं हारून बाद साहब। में बात कर, बिल्कुल, मैं तफसील के साथ कोरोना और लॉकडाउन पे भी बात करूंगी। अच्छा, नून लीग की आपने बात की, अभी गुफ्तगू के आगाज पे आपने कन्फ्यूजन की भी बात की। हारून साहब, मुझे तो लग रहा है पहले कहा जा रहा था कि पीटीआई शायद अपने फैसलों में कंफ्यूज है, तजब्जुब का शिकार है, मगर ऐसा क्यों तासुर आ रहा है कि नून लीग भी अपने फैसलों में तजब्जुब का शिकार है और कंफ्यूजन है? सभी कंफ्यूजन का शिकार है ना। देखिए ना, तो दो चीजें होती हैं ना कोई काम करने के लिए। यकसुई किस चीज से पैदा होती है, किस इनहमाक किस चीज से पैदा होता है? खुलूस से और रियाजत से। कोई शख्स जो बड़ा ईमानदार है, नेक है, और उसकी ट्रेनिंग नहीं है, आप उसको गाड़ी के स्टीयरिंग पे बिठा दे तो वो गाड़ी तो नहीं चला सकता। वो रियाजत की किसी ने नहीं है, ना इमरान खान साहब ने की, ना नवाज शरीफ साहब ने की। खैर, उनका तजुर्बा तो हो गया था, उनके मसाइल और थे। और ना फैसले उस मुशावरत से होते हैं जो जरूरी है दुनिया में। देखिए ना, बार बार हम दोहराते हैं, कुरान करीम कहता है अमरुहुम शूरा बैनहुम। तो दुनिया की जो कौमें मशवरे से फैसला करती हैं और जिन्होंने इसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर लिया है, वहां प्रॉब्लम नहीं होते। डोनाल्ड ट्रंप जैसा सदर आ जाता है और मुल्क चलता रहता है। ठीक है, खराब उतना अच्छा नहीं चलता जितना रैगन के दौर में चल रहा था, या फर्ज की जो ओबामा के दौर में, जो ओबामा ने तो खैर कोई कारनामा अंजाम नहीं दिया, उसके अपने बड़े नफ्सियाती मसाइल थे, लेकिन रियाजत की नहीं है, चीजों को समझा नहीं है। फिर यह कि दो ऑप्शन है, दो में से एक ही कबूल कर सकते हैं ना। एक ही वक्त में, जो अंग्रेजी में कहते हैं कि ये नहीं हो सकता कि आप केक खाएं भी और उसे बचा भी लें।
अब ये फैसला कुन मरहला है, इसी में फैसला उन्होंने करना है, ठीक है ना जी। नून लीग का मसला यह है, नून लीग का मामला यह है कि वो यकसू नहीं है। नवाज शरीफ का बयानिया तो खत्म हो गया, वोट को इज्जत दो, एस्टेब्लिशमेंट के साथ तसादम की जो पॉलिसी थी वो तो हो गई खत्म, ठीक है। वो तो जाके लंदन बैठ गए और वापस नहीं आएंगे। अब शहबाज शरीफ साहब हैं, और शहबाज शरीफ साहब का मसला यह है कि वो खतरात से खेलने वाले आदमी नहीं है, नंबर एक। नंबर दो, उनका नुक्ता नजर यह है कि एस्टेब्लिशमेंट से मिलकर चला जा सकता। आज मुस्लिम लीग के एक सीनियर लीडर से, बहुत ही सीनियर लीडर से, नहायत मुमताज लीडर से मैंने बात की, जिनसे मेरी बेतकल्फी है। मैंने कहा आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा हम एक टेलीफोन कॉल का इंतजार करेंगे जिसपे लिखा होगा प्राइवेट कॉल। अच्छा होता है ना जिसपे नंबर नहीं आता। हाँ। वो नंबर वो कहां से आता है? सबको पता कहां से आता है, उसमें नंबर नहीं होता। उस कॉल का इंतजार करेंगे। मुस्लिम लीग नून पूरी की पूरी उस कॉल का इंतजार करेगी। यानी अभी तो कोरोना है, और कोरोना के होते हुए तो कोई तब्दीली नहीं हो सकती, दरिया में घोड़े तो नहीं बदले जा सकते। तो जब ये सिचुएशन कोई हमें मिलेगी उस वक्त तक इंतजार करेंगे। देखिए बुनियादी प्रॉब्लम क्या है मुस्लिम लीग नून का? बुनियादी प्रॉब्लम यह है कि ये पार्टी एंटी एस्टेब्लिशमेंट है ही नहीं। उसका वोटर नहीं है एंटी एस्टेब्लिशमेंट। उसका वोटर कौन है? दुकानदार है, ठीक है। और जो मतलब अब क्या इसकी लंबी तफसील में जाऊं, लेकिन हारून साहब, एजुकेशन करने वाला, सड़कों पे बाहर निकलने वाला आदमी नहीं है। लोग आए ही नहीं सड़कों पे। अब तो खैर बिल्कुल सूरत हाल ही बदल गई ना। अच्छा, खानदान में इख्तलाफात हैं, वो तो हैं, बिल्कुल हैं। एक तो वक्त वो था कि हमजा को जानशीन डिक्लेयर कर दिया गया था, ऐलान कर दिया गया था। हमजा नवाज शरीफ का जानशीन है अगली नस्ल में। जब तक नवाज शरीफ जिंदा सलामत है वो हुकूमत में होंगे। शहबाज शरीफ का ऐलान करने के बाद वापस क्यों लिया? कहा जाता है कि जी शहबाज शरीफ ने इनकार कर दिया। इनकार वो कैसे कर सकते थे अपने भाई को? अगर वो कहते आओ यहाँ बैठो। नवाज शरीफ साहब जानते होंगे ना, शहबाज शरीफ बनाया गया खिलाड़ी नहीं है। शहबाज शरीफ साहब खतरात के खिलाड़ी नहीं है। अब दोनों भाइयों के खिलाड़ी नवाज शरीफ साहब, दोनों भाइयों के हारून साहब खिलाड़ी तो नवाज। जी आप बात कीजिए। खतरात के खिलाड़ी तो नवाज शरीफ साहब भी नहीं है। वो जो उनके हामी कहते थे ना, आहनी असाब के आदमी हैं, वो आहनी असाब के आदमी की हालत क्या हो गई थी लंदन जाने से पहले? वो वहां निकले, अब एक नई थ्योरी गर्दिश कर रही है कि जी वो बीमार थे ही नहीं। और ये एक तो हम लोग बहुत सतही प्रोपेगेंडे के जाल में फंस जाते हैं। वो तो चौधरी निसार ने ऐसा किया और फलां ने ऐसा किया और फलां ने ऐसा किया और किसी ने ये किया। अरे भाई वो डिप्रेशन का शिकार हो गए, वह यहां से निकले वहां चले गए। बीमारी उतनी संगीन नहीं थी, डिप्रेशन की वजह से संगीन हो गई थी। और डॉक्टर फैसल तक तो भेजा था इमरान खान ने। देखिए वो उनका बयानिया हो गया खत्म। खानदान में इख्तलाफात हैं। जब तक बेगम नवाज शरीफ जिंदा रही वो बहुत हालात पे असरअंदाज होती थी। उस वक्त तक उन्होंने मनवा लिया कि उनकी साहबजादी जानशीन होगी। बाप का दिल ये चाहता है बेटी हो। दोनों भाई जो हैं उनकी पुश्तें जैसे दो बच्चों की जुड़ी हुई हैं, उनका मुस्तकबिल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। शहबाज शरीफ बगावत नहीं कर सकते, ये कोई मुगल खानदान नहीं है बगावत करें। उन्हें मालूम है मकबूलियत किसकी है। शहबाज शरीफ साहब जब वापस आए थे तो आपको याद होगा कि हर जगह सिर्फ हमें शहबाज शरीफ साहब नजर आ रहे थे कि ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। अब वो शहबाज शरीफ हमें पसे पर्दा नजर आ रहे हैं, फ्रंट लाइन पर हमें नजर नहीं आ रहे। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह वही है कि वो कोई खतरा मोल लेना नहीं चाहते, कंप्यूटर के साथ जुड़ के बैठे हुए हैं। एक तो वैसे उनमें हिम्मत ही नहीं है कोरोना में बाहर निकले, हालांकि बाहर निकला जा सकता है एहतियाती तदाबीर के साथ। दुनिया भर के लोग निकलते हैं ना, वो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है ना अमरीकी सदर, और बहुत से लोग करते हैं। आज मैंने देखा बरतानवी वजीर आजम भी कर रहे थे। उनकी सेहत के मसाइल है शहबाज शरीफ साहब। एक तो ये वजह है, दूसरी वजह है पार्टी में कशमकश है ना जी। देखिए जो मरियम नवाज का ग्रुप है वो उनके खिलाफ मसलसल तहरीक चला रहा है। अगर अखबार गौर से आप पढ़ें, शहबाज शरीफ पे एतराज हो रहा है कि आप कुछ नहीं कर रहे, आप कुछ नहीं कर रहे।
दो चीजें करनी होगी नून लीग को अगर इख्तिदार हासिल करना है। लोगों के पास भी जाना होगा, यानी मौजूदा हालात में जाहिर है उस तरह नहीं जा सकते, जलसा आम तो नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी पार्टियां भी नहीं कर सकते, लेकिन ये कि पार्टी लीडरों से रब्ता कर सकते हैं, निचले रैंक तक कारकुनों से। आज की दुनिया में वीडियो पे बात करना क्या मुश्किल है। सही। और दूसरी बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट से भी रब्ता रखना होगा और अपने मौक़िफ़ में मौजूद तब्दीलियां करनी होंगी। देखिए मैं बार बार कहता हूं, एस्टेब्लिशमेंट का दर्द सर ये नहीं है कि वो करप्शन है। करप्शन तो अब भी, आप कौन सी करप्शन कम हुई है? आप कह सकते हैं इमरान खान ही करप्शन कर रहा। आगा साहब कहते हैं कि अब करप्शन का रेट भी बहुत बढ़ गया है। हुई, आटे में इतनी गड़बड़ हुई और ये बिजली में इतनी गड़बड़ चली आती है हमेशा से। उनका मसला ये है कि वो फौज को यानी दबा के रखना चाहते हैं। ये पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान की खास सूरत हाल है, इंडिया से थ्रेट है, जिससे थ्रेट है उसी से आप पिंगे बढ़ाएं। ये एस्टेब्लिशमेंट इसकी इजाजत कैसे दे सकती है? ठीक है। और मुल्क भी इसकी इजाजत कैसे दे सकता है? लोगों को तो अंदाजा नहीं है। लिहाजा होगा क्या, मोस्ट प्रोबेबली होगा क्या, अगर इमरान खान से अगर कोरोना तवील हो जाता है तो हुकूमत यही रहेगी जिसका खतरा है। जब ये अब इसको खोलेंगे तो इसका खतरा है, ठीक है, करेंगे। लेकिन जब तब्दीली आनी होगी पहले इन हाउस तब्दीली आएगी, फिर इलेक्शन होंगे। लेकिन हारून साहब मरियम साहबा अपने मौक़िफ़ में हमें बिल्कुल सही नजर आती हैं कि चचा जान कुछ नहीं करे, शहबाज शरीफ साहब कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि अगर जो हालात हैं तितर बितर सब कुछ हुआ है, अगर शहबाज शरीफ साहब सारी अपोजिशन को इकट्ठा करके सड़कों पर निकल आते तो यकीनी तौर पे हुकूमत को लेने के देने पड़ जाते। तो ऐसा क्या था शहबाज शरीफ साहब, यानी कि अपने लिए रास्ता देख रहे हैं ना कि अपनी पार्टी के लिए? कोरोना में सड़कों पर कैसे निकल सकते हैं? दूसरा, शहबाज शरीफ साहब में इतना दम कहां से आ गया? वो अपनी लिमिटेशन से वाकफ हैं। वो तो जब भी अपोजिशन में गए तो उनकी कमर की तकलीफ बढ़ जाती है, वो मुल्क से बाहर चले जाते हैं। और बड़े भाई का भी हाल ये है कि पहले जद्दा भाग गए थे, अब लंदन भाग गए। अब इलाज कराने गए थे, वहाँ कौन सा इलाज हो रहा है? उनका इलाज यही है कि उन पर दबाव ना हो, वो जेल में ना हो। इतनी तकलीफ वो सह सकते थे। कौम के गम में डिनर खाते हैं, रंज लीडर को बहुत हैं, मगर आराम के साथ कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्काम के साथ। खाना अच्छा हो, आज़ादी हो, अपना कारोबार चल रहा हो, रोज आमदन में कुछ इजाफा हो रहा हो। अगर करोड़ों नहीं तो लाखों रुपए रोज के कमाए जा रहे हों और वहां उनका कारोबार है, उनका एक वतन पाकिस्तान है तो एक इंग्लैंड भी है, वहां पे उनकी दौलत पड़ी हुई है, उनकी औलाद वहां है, उनके बेटे वहां हैं, उनकी साहबजादी वहाँ हैं एक, और उनके नवासे नवासियाँ वहाँ हैं। तो वो वहाँ वो बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लंदन में महसूस करते हैं। वैसे मद्दा है, पाकिस्तानी मुखालिफ भी बहुत है। पूरा खानदान तकरीबन वहाँ उनके साथ ही आसपास मौजूद है। अच्छा हारून साहब, फिर ये जो बातें की जा रही हैं कि नून लीग इक़्तिदार में आ सकती है, आपको याद होगा GT रोड से जब नवाज शरीफ साहब गए थे बहुत कम लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए सड़कों पर आए थे। अब तो वो लंदन जाकर बैठ गए हैं तो वोट पहले से भी कम हो गया है। शहबाज शरीफ साहब आए हैं, वो सियासी मैदान के बजाय अब सिर्फ बयानात पे इक्तफा कर रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि नून लीग आइंदा आने वाले दिनों में बहुत बड़ी तादाद में अपना वोट खो देगी। नहीं, अब उसे डिपेंड करता है ना इमरान खान की परफॉर्मेंस है। इमरान खान की परफॉर्मेंस कौन सी अच्छी है? जब हम कश्मीर पे आएंगे तो मैं अर्ज करूंगा, जो आदमी शहरियार अफरीदी को कश्मीर कमेटी का चेयरमैन बनाने की आरजू रखता हो और जिसके पास एक वजीर खजाना तक ना हो और वो भी मुस्तार लिया और वो वजीर खजाना जैसा कैसा है वो लोगों को अंदाजा हो गया और उसने साल भर ये लोग पैनिक में रहे, वजीर खजाना साहब ने उस पैनिक में और इजाफा किया। एक नॉन कमिटेड आदमी है, कल बस्ता उठाएंगे चले जाएंगे। इमरान खान की परफॉर्मेंस पे है। कोरोना के मामले में तो कल भी मैंने अर्ज किया कि लोग इमरान खान की परफॉर्मेंस से मुतमईन है, अक्सरियत। वो समझते हैं इससे ज्यादा नहीं हो सकता था। माली मदद की बहुत मुश्किल हालात में और जितनी आज़ादी दे सकते थे दी, खतरात भी मोल लिए। लेकिन वैसे ना वो तो कानूनी को समझते हैं, ना मर्दम शनास आदमी हैं, ना मामला फहम आदमी हैं। उन पे है, अगर वो पॉपुलर हो गया, लोग एक चेहरा देखते देखते बहुत जल्द उकता जाते हैं। अभी तो खैर शुरू में तो लोग वक्त देते हैं, लोग रोज रोज तब्दीलियों के हक में नहीं होते। आसान नहीं है नून लीग के इक़्तिदार में नाम, ये मैं आपसे एग्री करता हूँ, ठीक है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। नामुमकिन ही मसलन फर्ज कीजिए वो ये तय कर लेते हैं कि शहबाज शरीफ साहब होंगे,
खानदान को मेरे ख्याल में यही सूट करता है। और वो अंदेशा नहीं होगा इंडिया के साथ पिंगे पढ़ाने का और एस्टेब्लिशमेंट को तंग करने का, कोहिजन के साथ चल सकते हैं, तो नामुमकिन नहीं है। अगर मतलब इमरान खान के वोट गिर जाते हैं कभी, अभी देखे ना इस साल में कोरोना से पहले नवाज शरीफ के वोट 2.5% बढ़ गए थे, अब लगता है कि गिर गए हैं, कोई बाकायदा सर्वे नहीं हुआ, लगता है कि गिर गए हैं, इसलिए कि गिर गए कि वो भाग गए और भागने वालों को लोग पसंद नहीं करते। रह गई पीपल्स पार्टी, तो वो क्यों चाहेगी नून लीग इख्तिदार में आए? ये चाहेंगे ये मैं आपको एक जुमले में बताता हूं कि नून लीग और पीपल्स पार्टी क्या चाहेगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी चाहेगी कि 18वीं तरमीम में तब्दीली के बदले में करप्शन के केसेस खत्म हो, नैब का चेयरमैन बदल जाए और उन्हें सुख का सांस लेने का मौका मिले। ठीक है, और इसके बाद वो एस्टेब्लिशमेंट जो चाहेगी वो करने के लिए तैयार होंगे। ठीक है हारून, इसमें से उनके लिए रास्ते निकल। इन दो बड़ी जमातों में बड़ी अहम कार्ड्स हैं जिनके ऊपर आप बात नहीं कर रहे। ये दोनों तो ये चाहेंगी, काफ लीग क्या चाहेगी? नामुमकिन नहीं है खान साहब के खिलाफ खड़े करना लोगों को। काफ लीग की पुरानी फाइलें, कहा जा रहा है अब 1 बाय 1 खुलती जाएंगी और काफ लीग इस वक्त शदीद नाराज भी हो गई इमरान खान साहब से। आपकी कोई बातचीत हो सकी है उनसे? वो क्या करेंगे अब? नहीं, देखिए ना, वो तो जाहिर है खान साहब यही समझते हैं, वो तो पहले दिन से नापसंद करते हैं उन्हें, मजबूरी से उनको साथ लेके चले थे। खान साहब ये समझते हैं कि ये नून लीग के साथ मिलके और उससे भी ज़्यादा तरीन के साथ मिलके ये मेरा तख्ता उलटना चाहते हैं। लेकिन चौधरियों के भी तो मालूमात के जराए हैं ना, उन्हें पता चल गया बर वक्त, ये है खबर, उन्हें बर वक्त पता चल गया कि उनके खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। अच्छा। चुनांचे वो पहले अदालत में चले गए, उन्होंने समझा हमारी कानूनी पोजीशन मजबूत है। जब वो पहले अदालत में चले गए और उन्होंने कहा कि ये तो हमारी टूटियां तक मुशर्रफ ने चेक कर ली थी, और उसके बाद शहबाज शरीफ 10 साल रहे और 5 साल नवाज शरीफ 4.5 साल वजीर आजम रहे, जब उस वक्त हमारे खिलाफ कुछ नहीं निकला तो अब कैसे निकल सकता है? उन्होंने हमले की खतरे की बू सूंघकर पहले ही अलगार कर दी। तो आज तो नैब जो है वो बैकफुट पर चली गई है कि हमने कोई नया केस नहीं बनाया। नया क्या खाक बनाएंगे, नया तो कोई केस अभी तलबी भी उनकी हो गई। तो पुराने केस जो मुर्दा थे उन्हें कैसे जिंदा किया? ये चूहे बिल्ली का खेल है, ये चलता रहेगा। मेरी राय यही है जो कल थी कि पहले कुछ सुलह हो जाएगी, उसके बाद जब उन्हें मौका मिलेगा तो वो अपना वार करेंगे, लेकिन हर चीज का एक वक्त होगा, अभी से पेशगोई नहीं की जैसे। ठीक है, चलिए मुझे भी ब्रेक की तरफ बढ़ना, ब्रेक की तरफ चलते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो कश्मीर के हवाले से खास तौर पे गुफ्तगू करेंगे कि कश्मीर के अंदर जो भारत की तरफ से कत्लेआम जारी है, पाकिस्तान इस तमाम तर सूरत हाल में अपना क्या और कितना किरदार अदा करेगा। छोटी सी ब्रेक, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। कश्मीर के हवाले से हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। भारत की तरफ से जो रियासती दहशतगर्दी का सिलसिला एक मरतबा फिर से जोर पकड़ गया है। कत्लेआम वहाँ पर किया जा रहा है मासूम और निहत्ते कश्मीरियों का, और हिजबुल मुजाहिदीन की चीफ ऑपरेशनल कमांडर रियाज नायको समेत 4 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया गया है। एक माह में 34 अफराद को शहीद किया गया और अब वहाँ पर बड़े बुरे तरीके के साथ उनके साथ जो एक रवैया रवा रखा गया। पाकिस्तान का किरदार क्या होना चाहिए और कश्मीर की क्या सूरत हाल है, इस पर मैं बात करूंगी हारून साहब से। जिस तरह से इन लोगों को भरोसा है पाकिस्तान पे, और यकीन तौर पर ये नहीं कि पाकिस्तान ने कहीं पर कोई किरदार अदा नहीं किया, पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है, मगर जितना भरपूर तरीके से ये किरदार अदा करना चाहिए वो चीज़ हमें नजर क्यों नहीं आ रही? देखिए, एक लंबी स्ट्रगल होती है, आज़ादी की जिद्दोजहद आसान नहीं होती। खुए गुलामी है। वो फेमस फ्रेंच फिलोसफर है फ्रांसिस फैनन, उसने कहा था कि गुलाम आका के जहन से सोचता है, बड़ी मरूबियत है ओवरऑल माशरे में। मैं किसी खास आदमी की बात नहीं कर रहा, तो वो जितनी मदद करनी चाहिए उतनी तो नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान जो है अरबों की तरह नहीं है कि फलस्तीनियों को मरने के लिए छोड़ देगा। इसीलिए उसने कहा कि हिम्मत है तो पाकिस्तान पे के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाओ ना। ये हिम्मत नहीं वो कर सकते। कितनी फौज है भला इंडिया में कश्मीर की? 2/3 फौज लाके कश्मीर में डाल दी है। तारीख इंसानी में किसी खित्ता अर्ज में
इतना बड़ा फौजी इज्तिमा नहीं हुआ। देखिए चिचनिया एक बहुत छोटा सा मुल्क था, 1.5 सदी पहले की बात है, और उसको फतह करते वो कश्मीर से बहुत छोटा था, उसको फतह करते करते 5 लाख रूसी फौज मर गई, और बाद में वो कहते थे कि हमने क्या किया, इससे तो हम सारा एशिया फतह कर सकते थे। और यही फिर खैर अफगानिस्तान में भी गलती की, उसका भी नतीजा भुगत लिया। ये बड़ी ताकतें किस तरह तबाह होती हैं। इंडिया तो उस तरह की तबाह उस सतह की ताकत भी नहीं है। जब कोई अपनी बसात से ज्यादा बोझ उठा लेता है, ताकत की अपनी नफ्सियात है, वो एक घमंड पैदा करती है। बिल्कुल। अमेरिका भी जो पसपा हुआ है इस अरसे में, वो एक किताब है अमेरिकन ह्यूब्रिस, अमेरिकी घमंड। उसको पढ़े तो आपको पता चले कि कहां कहां जाके उसने टांगे फंसा ली अपनी। 3 अरब डॉलर इसराइल को देते हैं हर साल, 3 अरब डॉलर एक छोटी सी रियासत को, और वो हालत जंग में। इंडियंस भी इसराइल के रास्ते पे चल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जहां के बेसिकली वो इसराइली बैठे हुए हैं, वहां बाद हज्जाम तक हैब्रो के बाद अल्फाज सीख गए हैं, तो वो आपस में हैब्रो में बात करते हैं, गालिबन इस ख्याल से अंग्रेजी की बजाय। वहां तो दोनों जुबानें लोग जानते हैं, हैब्रो भी जानते हैं और अंग्रेजी भी जानते हैं, इस ख्याल से कि भाई समझ नहीं सकेंगे। लेकिन ये कोई जुबान भी आप बोलते रहें तो कुछ लफ्ज तो लोग पिक कर ही लेते हैं ना। सही, बिल्कुल ऐसा ही है। इसराइल के नक्शे कदम पे है, लेकिन पाकिस्तान अरबों की तरह नहीं है। पाकिस्तान उनकी मदद कर सकता है, और पाकिस्तान कुछ उनकी जितनी मदद की जा सकती है कर भी रहा है, उससे ज्यादा करनी चाहिए। इसमें समझने की बात क्या है कि आपको जंग नहीं लड़नी है, बल्कि जंग को टालना है। मिलिटेंसी वहां बढ़ेगी। 50 के करीब एक महीने में कश्मीरी शहीद हुए हैं और 20 जवान उनके मारे गए हैं। तो तनासुब से देखें तो इंडिया का नुकसान ज्यादा है। अच्छा, इसको रियाज नाइको को गिरफ्तार के लिए के खिलाफ कार्रवाई के लिए उन्हें गांव के गिर्द खंदकें खोदनी पड़ी। कभी ये भी आपने सुना है कि एक आदमी या उसके साथ 2-3 आदमी और हो गए, उसे मारने के लिए एक टॉप प्रोफेशनल आर्मी में से एक आर्मी को एक छोटे से गांव के गिर्द खंदकें खोदनी पड़ी हैं बल्डोजरों से। इतने खौफजदा थे। ये है हालत उसकी। तो कश्मीर ज़हनी तौर पर इंडिया से अलग हो चुका है। हमारी खारजा पॉलिसी की ये कामयाबी तो जरूर है कि हम अपने मौक़िफ़ पे जरूर कायम रहे। खान साहब ने मौक़िफ़ नहीं बदला, और हालात ऐसे हो गए थे कि इसके सिवा कोई मौक़िफ़ हो नहीं सकता था। ठीक है, वरना कोई सरगर्मी तो नहीं दिखाई। उन्होंने कहा था मैं कश्मीरियों का सफीर हूं। कश्मीरियों के सफीर ने कश्मीर के लिए क्या किया है हमें तो मालूम नहीं है क्या किया। भाई वहां के बयानात तो आते हैं हारून साहब, अपना काम तो करे ना। आज तो खैर कोरोना है, उस तरह से काम नहीं हो सकता। वजीर आजम के बयानात तो आते हैं कश्मीर पे, आप कहते हैं कुछ किया नहीं, वो बयान तो देते हैं। बयान देना चाहिए, खाना बयान देने से पकता है, गाड़ी बयान देने से चलती है। ठीक है। अच्छा, टॉक शो हो रहा है दुनिया में कि उसमें वो उन्होंने बयान दे दिया, ट्वीट करते हैं। ये ट्वीट डिप्लोमेसी कमाल है। मतलब मैं मिसाल के तौर पे नाम लेके कहता हूं, बनाएंगे तो वो नहीं। मुशाहिद हुसैन को बुला दें वजीर खारजा, वो तो नामुमकिन सी बात है हारून। वो किसको बुलाना चाहते हैं? कश्मीर कमेटी के चेयरमैन। आप देखें कितनी तब्दीली फौरन आ जाती है। वो जब कश्मीर में कॉन्फ्लिक्ट वो शुरू हुआ है, नया मरला जब उसे जम किया गया है, तो मोदी 10-11 मुल्कों में गया। खान साहब तो कहीं नहीं गए जो कश्मीर के सफीर हैं, और हमारा वजीर खारजा भी कहीं नहीं गया। और कोई कौन सा इजलास हुआ है जी OIC का, या कोई और कौन सी एफर्ट हुई है? अगर बोले तो तुर्की के वजीर आजम बोले, वो तो आप न भी उनसे कहें वो कश्मीर की हिमायत में बात करते हैं। उन्हें क्या लेना है। वो तो देखिए फलस्तीनियों के लिए, हर एक के लिए बोलते ही हैं, बिल्कुल तो जरूरत है, बिल्कुल तो बात करता है। ठीक है। अच्छा हारून साहब, मुझे ये बताइए आपको याद होगा जब बुरहान वानी की शहादत हुई थी, तो ये जो कश्मीर के अंदर तहरीकी आज़ादी है, इसको एक नई लहर के तौर पे ये सामने आई थी, नया जोशो जज्बा इसमें नजर आया था और बड़ी तेज़ी आ गई थी। अब रियाज नाइको की शहादत के बाद आप क्या समझते हैं कि भारत को कितना नुकसान होगा? क्योंकि इस वक्त कश्मीरी बड़े मुश्तिल हैं, वो बाहर निकल आए, कर्फ्यू भी तोड़ दिया गया है और भरपूर तरीके से इन लोगों का मुकाबला भी कर रहे हैं। बिल्कुल वैसा ही एक कैरेक्टर है। आज़ादी की जंगों में ऐसे ही हीरो उभरते हैं। एक गुमनाम आदमी होता है। देखिए ये इस वक्त कश्मीर में मकबूल तरीन आदमी था जी। जो कोई कश्मीरी तो जो है, जनाब अली गिलानी तो हो गए बूढ़े, 60 साल से मक्तल में खड़े हुए हैं। वो वैसे नफ्सियाती तौर पे कश्मीरियों का सबसे बड़ा सहारा है। लेकिन अब ये नहीं कहा जा सकता अल्लाह उन्हें जिंदा रखे, सेहतमंद रखे,
कि वो नहीं होंगे तो कश्मीर में तहरीक आज़ादी मांद पड़ जाएगी। 95% से ज्यादा कश्मीरी इंडिया के खिलाफ हो चुके। इसमें देखिए जैसे मानी ऐसा किरदार पैदा हुआ, ये रियाज नाइको वैसा ही एक किरदार है, अब ये एक असातीरी किरदार बन जाएगा। नवाबजादा नसरुल्लाह खान कहा करते थे मुसलमान कामयाब यजीद से इंस्पिरेशन नहीं लेते, शहीद हुसैन से लेते हैं, हुसैन जनाब इमाम हुसैन से इंस्पिरेशन लेते हैं। तो ये एक चिराग जल जाता है जो हवा में भी नहीं बुझता। जब इस तरह का एक आदमी इस तरह शहीद हो जाता है, देखिए क्या था बेचारा, एक स्कूल टीचर, एक दर्जी का बेटा, वो अपने घर से निकला, उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी, सैकड़ों लोगों को उसने शामिल किया, सैकड़ों लोगों को। जो काम एहसान वानी ने छोड़ा था वो रियाज नाइको ने जारी रखा। कोई दिन ठहर जाइए, एक नया एहसान वानी, एक नया रियाज नाइको आएगा। इसलिए कि अहले इल्म के वारिस हो या ना हो, शहीदों के वारिस जरूर होते हैं। तो बजा कहा जाता है कि मर गया, मगर सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन वही रहा। बर्रे सगीर में सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन टीपू ही रहा, निजाम हैदराबाद नहीं रहा। इसीलिए हारून साहब कहते हैं कि अब कश्मीर का हर नौजवान बुरहान वानी है, और रियाज नाइको को भी एक जानशीन के तौर पे, बुरहान वानी के एक जानशीन के तौर पे देखा जा रहा है, और कहा जा रहा है कि कश्मीर अब वो नहीं रहा जो भारत समझता था। अब कश्मीरी नौजवान उठ खड़े हुए हैं, उन्हें रोकना बहुत मुश्किल है। उनका देखिए वो उनका जानशीन भी है वानी का, और वैसा ही उसी सतह का एक किरदार भी है। इसने कम तकलीफ नहीं उठाई। और इससे एक और नुक्ता आश्कार है, 8 साल अगर वो जंगलों में छुपा रहा और देहात में छुपा रहा, तो इसका मतलब क्या है, लोग उसे पनाह देते थे। अगर वो खाना खाकर जिंदा था ना, खुराक भी उसे पहुंचती थी, और वो उसके मैसेजेस भी थे। अब उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया है और एक और लहर आई है सितम की। लेकिन अगर पहले वो कुछ नहीं, अगर वो कुछ कर उन्हें खौफजदा कर सकते हैं तो 31 बरस में कर लेते, मगर होता तो हमेशा इसके बरक्स है। देखिए फ्रांसीसियों के खिलाफ अलजायर को भी बड़ी तवील जंग लड़ना पड़ी थी, और बहुत सी कौमों की आजादी की जंगें तवील हैं, लेकिन फिर एक झटका लगता है, जैसे सोवियत यूनियन को लगा था, एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है हिस्ट्री में। ठीक, अब 7 लाख फौज तो यहाँ, 7-8 लाख फौज तो डाल दी है, कितनी और डालेंगे? 10 लाख फौज और लाएंगे, तो है ही नहीं उनके पास। सही है, ठीक है ना, ठीक, बिल्कुल। और सोवियत यूनियन जिस तरह टूटा था, इसी तरह एक दिन ये टूट जाएगा। ठीक है, चलिए ब्रेक की तरफ चलते हैं हारून साहब। अभी एक छोटी सी ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के कुछ फैसलों से मुतालिक गुफ्तगू करेंगे, जिसमें अफसरशाही से मुतालिक उनके फैसले हैं। इसके साथ साथ लॉकडाउन से मुतालिक जो फैसला किया गया है हुकूमती सतह पर, वो कितना नतीजा खेज साबित हो सकता है। एक ब्रेक से वापस आके इस पर तजिया हासिल करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। हारून साहब, उस मामले पर बात करेंगे जिस पर लोग आपका तजिया भी जानना चाह रहे हैं कि जो लॉकडाउन खोलने का फैसला किया गया कितना सूदमंद होगा। ख़वातीन की तो मुश्किल हल हो गई, ग्रॉसरी के मसाइल इतने होते हैं हारून साहब के मसला बन जाता है। ख़वातीन तो खुश होंगी, मगर आप क्या समझते हैं, नुकसानदेह है ये, या फिर वाकई हुकूमत ने अच्छा काम किया, लॉकडाउन खोलने का फैसला कर लिया? देखिए दोनों पहलू है, नुकसान का अंदेशा भी है। ये आज से फैसला कुन मरहला शुरू होता है। सही, अगर तो लोग एहतियात करेंगे, हमारी कौम कानून को नहीं मानती, डिसिप्लिन की आदी नहीं है। ये कई दफा ऐसा होता है, किसी आदमी से कहते हैं, वो करीब आ रहा है, हाथ मिलाना चाहता है, उससे कहते हैं मास्क पहनो भाई, तो वो कहते हैं नहीं कोई खास नहीं है, हमारे इलाके में नहीं है। तो तुम्हारे इलाके में नहीं है तो चलो फर्ज खुदा अल्लाह ना करे मुझे हो, तो तुम उसमें मुब्तला हो जाओगे। ये जो बर्रे मुस्लिम बर्रे सगीर का मिजाज है ना, कि कानून को नहीं मानना किसी सूरत भी, ये इसका इन्हिसार इंडिविजुअल्स पर है, हुकूमत पर भी है। इमरान खान के फैसलों में 2 चीजें साफ झलकती हैं। एक ये बात चीजों में इबाहम है, क्लैरिटी नहीं है। छोटी दुकानें, कौन सी छोटी दुकानें? क्या अनारकली दुकानें छोटी मतलब जैसे हैं? मोहल्ले में दुकानें छोटी, हारून साहब, मोहल्ले कराची को छोटा समझा जाएगा? हाँ, मोहल्ले में जो दुकानें छोटी होती हैं, मार्केटें, जगह नुक्कड़ पे किसी पे नहीं, वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड तो सारी दुकानें खोलने की इजाजत दे दी, और बड़े माल्स नहीं खुलेंगे। हालांकि बड़े माल्स में तो वो ये बंदोबस्त करने के काबिल हैं, उनके पास तो मुलाजिम होते हैं
कि कोई आदमी जो है वो दो आदमियों के दरमियान 6 फुट का फासला हो और छोटे दुकानदार के पास मोहल्ले वाले अगर अनपढ़ लोग जमा हो जाएंगे। आज देखे ताजर अमली तौर पर इसे तोड़ चुके हैं, अगर छोटे पैमाने पर तोड़ चुके हैं। थोड़ा सा शटर उठा के वहां बैठे रहते हैं जहां कहीं मुमकिन है, और फटाफट सामान उसे दे के भाग जाते हैं। एक तो ये भाम है, ये गालबन उन्होंने सूबाई हुकूमतों पे छोड़ दिया है, इसके पैरामीटर्स तय करेंगे, ये काफी पेचीदा है, लेकिन बहरहाल करना होगा, पेचीदा काम ही करने के होते हैं। असल में तो यही है कि मुश्किल वक्त में ही इंसानी सलाहियत बरूकार आती है। ठीक। दूसरा ये उन्हें बिल्कुल नहीं कहना चाहिए था कि हम डंडे के जोर से अपनी बात मनवा नहीं सकते, कभी अपनी कमजोरी का इजहार नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं मनवा सकते डंडे के जोर से? अगर कोई लोग जो है मनमानी करने पे तुले हुए हो तो कभी कभी डंडा, ये ज्यादा नहीं इस्तेमाल करना चाहिए डंडा, लेकिन हर वक्त अपील करने की बजाय उन्हें ये कहना चाहिए, ये ज्यादा तो अपील ही करनी चाहिए, जोर देना चाहिए। इसी में आपकी बका है, आपकी जिंदगी के अनुसार। इसमें हारून साहब वजीर आजम बजा फरमा रहे हैं, हर गली की नुक्कड़ पे ना तो किसी कांस्टेबल को खड़ा किया जा सकता है, ना किसी चौक के ऊपर जाके किसी पुलिस वाले को खड़ा किया जा सकता है कि 1 बाय 1 देखता भी रहे, जो आए उसके पीछे भागे, उसको समझाए, मारे पीटे। जोर जबरदस्ती तो नहीं की जा सकती। मस्जिदों में कैसे जोर जबरदस्ती कर सकते हैं, मोहल्लों में कैसे जोर जबरदस्ती कर सकते हैं, अब तो ईद के इज्तिमात आ रहे हैं, वहां पर कैसे जबरदस्ती कर सकते हैं? ये तो लोगों को पढ़े लिखे होने का सबूत देना होगा, पढ़े लिखे जहन अपने साबित करने होंगे कि जो SOPs पे अमल करना है खुदा के लिए वो अमल करें। हुकूमत अगर सब कुछ बंद किए रखेगी तो दिहाड़ीदार मजदूर का क्या होगा? इसमें वजीर आजम बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि डंडे के जोर पे नहीं हो सकता। ये मुझे एक बात आप बताइए, अंग्रेजों की कुल तादाद जो है बर्रे सगीर में कभी 50,000 से ज्यादा नहीं थी। उसमें बांग्लादेश था, इंडिया था और पाकिस्तान था। उसमें उनके सिविल सर्वेंट कैसे ठीक निजाम चला रहे थे, और अब क्यों नहीं चल सकता? उनका रौब ज्यादा क्यों था? इसलिए कि वो कानून को नाफिज कर देते थे, अब उसी सिविल सर्विस के जरिए नाफिज करते थे ना। उसमें देसी तो लोग बहुत बाद में शामिल हुए, मकामी लोग तो, और निचले दर्जे के अफसर थे। अंग्रेज डिप्टी कमिश्नर घोड़े की पीठ पे बैठ के देहात का दौरा करता था। कभी कोई शख्स अपनी नाकामी का, कमजोरी का ऐलान भी करता है, ये कोई दे तो बिल्कुल बचकाना बात है। ये ठीक है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल वजीर आजम ने बजा फरमाया, लेकिन फरमाना नहीं चाहिए था। बातें बिल्कुल बजा होती हैं, कहने की नहीं होती हैं। मसलन आप एक मरीज से नहीं कहते कि वो मर रहा है, इसलिए कोशिश करते रहते हैं, अल्लाह के हाथ में जिंदगी है। हुकूमत का रोब दाब नजर आना चाहिए, इसी को रिट नाफिज करना कहते हैं। अगर तबलीगी जमात को रोक देते, और अगर शुरू में बाद मसाजिद में जहां लोग बहुत हड़बोंग मचा रहे थे और मनमानी कर रहे थे और बूढ़े आदमी जमा हो रहे थे, उनको रोक देते, और रोकने का मतलब ये थोड़ी है कि उनकी तौहीन और बदतमीजी की जाए। लोगों की ट्रेनिंग होनी चाहिए, शाइस्तगी से कहें आप बुजुर्ग हैं, बड़े मियाँ, नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है। मैंने एक दफा देखा, मैं शहबाज शरीफ के पास बैठा था, उन्होंने पुलिस अफसर हदायत दे रहे थे, उन्होंने पुलिस अफसर को कहा, एक जमीयत उलमा पाकिस्तान का जुलूस निकलने वाला था पिंडी से, कि तौहीन किसी की नहीं होनी चाहिए, लेकिन आगे बढ़ने न दें, उनको फलाने पुल से आगे न बढ़ने दें। तो तरीका होता है काम करने का। वजीर आजम साहब ने कमजोरी का इजहार किया, कमजोरी का इजहार नहीं करना चाहिए, इस बात का फहम उन्हें नहीं है। लेकिन हारून साहब, ये मुनासिब नहीं है कि जो हकीकत है वो अवाम के सामने रख दी जाए। वो अवाम के सामने उन्होंने रख दी, जो भी हकीकत है कि अवाम के सारी हकीकतें अवाम के सामने रख दें, कहें हम किसी काबिल ही नहीं है, तो किस्सा पाक, तो फिर एतमाद में नहीं लेना चाहिए। आप कह देना कि हम किसी काबिल नहीं है, ना हमारे पास पैसे हैं, ना हमारे पास ताकत है, ना हम कानून नाफिज कर सकते हैं, ये भी तो रियलिटी है ना। तो हारून साहब क्यों कहते हैं कि फिर क्यों कहते हैं कि अवाम को सब हकीकतों से आशना रखना चाहिए, ताकि वो अपने लीडरों के साथ, अपने सियासतदानों के साथ हकीकतों से आशना रखना चाहिए ना, और गैर जरूरी गुफ्तगू तो नहीं करनी चाहिए ना। ये भी कभी हुआ किसी हुक्मरान ने, कभी किसी फौजी सिपह सलार ने ये भी कहा है मेरी फौज कमजोर है, चाहे कमजोर हो। कभी किसी पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने यह कहा मेरी फौज की तादाद आधी है। रियलिटी तो यही है कि आधी है, मगर वो कहता बेशक आधी है, मगर तुमसे ज्यादा ताकतवर है, तुम्हें सबक सिखा देंगे, सीधा कर देंगे। भाई हुकूमत के पास वसाइल खा कम हो, और कम कितने हैं? 3 लाख पुलिस है, 3 लाख पुलिस कोई कम होती है? हुकूमत का अगर रोब दाब हो, वो अमीर तैमूर ने अपने गवर्नर से पूछा कि तूने टैक्स लेने के लिए एक आदमी को कोड़े मरवाए, एक ताजर को, उसने कहा हाँ।
उसने कहा कि हमारी हुकूमत इतनी कमजोर हो गई, टैक्स लेने के लिए कोड़े मारती है। वैसे तुम तो आओ ना इधर। आपको एक वाकया याद दिला देती हूँ। आप बता रहे हैं 3 लाख पुलिस के जवान अगर मौजूद हैं, आपको याद है कि मसाजिद के ऊपर जो लाहेअमल अपनाने का कहा गया था, ये कराची के लियाकताबाद की फुटेज थी जो सामने आई थी कि कैसे लोगों का जम्मे गफीर उमड़ा और दोनों पुलिस एहलकारों को मारा पीटा भगाया, और उसकी बाकायदा फुटेज आई। खातून का भी एहतराम नहीं किया। आप किस पुलिस की बात कर रहे हैं? ये लोग इस तरह नहीं समझेंगे। शायद अगर सख्ती नहीं तो प्यार से समझाना मतलब क्या? आपका मतलब क्या? फिर ऐसा करते हैं, पुलिस को घरों में बिठा देते हैं और लोगों को मनमानी की इजाजत देते हैं। तो फिर पुलिस को इख्तियार दे दें, फिर पुलिस को इख्तियार दें। हुकूमत तो होती है। देखिए, हुकूमत को बात सुनिए, हुकूमत तो बनाई इंसान ने इसलिए थी। कौन अपनी आजादी से दस्तबरदार होना चाहता था? हजारों बरस पहले जब हुकूमत का अदारा वजूद में आया, आदमियों ने अपने हुकूक अपने सरदारों के हवाले किए। कबायली निजाम से इसका आगाज हुआ, फिर बड़ी हुकूमतें बनी। सही। लोगों ने ये हुकूमतें बनाई इसलिए थी कि उनकी जान और माल और आबरू की हिफाजत करें। लोग जो हैं, अरबी में कहते हैं अल-अवाम कल-अनाम, लोग रेबड़ की तरह होते हैं बाज़-औक़ात। सही। उन्हें तालीम भी दी जाती है, उन्हें कानून का खौफ भी होता है। देखिए, सूडान में क्यों कत्ले आम के वाक़यात नहीं होते? हमसे पसमानदा मुल्क है, इकानमी हमसे बहुत छोटी है, तालीम का रेशियो हमसे कम है। सूडानी तालिब इल्म यहाँ पढ़ने के लिए आते थे इसलिए कि अरब मुल्क तो खुशहाल थे, वो तो अवेल नहीं करते थे, हमारा कुछ कोटा था। मगर वहाँ कत्ल के वाक़यात क्यों नहीं होते? सही। वहां मैं गया था 2000 में, तो पूरे मुल्क में कत्ल के सिर्फ दो केसेस चल रहे थे 3 करोड़ की आबादी में। इसलिए कि उन्हें मालूम है कि कातिल पकड़ा जाएगा और चंद महीने में फांसी पे लटक जाएगा। ये बात मेरी मौजूदगी में नीतीश कुमार ने इमरान खान को समझाई, बिहार के वजीर आला ने, कि हम पुलिस अफसर को इजाजत नहीं देते कि वो एक बार से ज्यादा अदालत से गैर हाजिर हो। हमने सबके गोशवारे वसूल कर लिए, सियासतदानों के भी और अफसरों के भी, और जिसकी बेनामी जायदाद थी उसको जब्त कर लिया है। चुनाचे अमनो अमान तेजी से बहाल हुआ, इकानमी ने तेजी से तरक्की की। हुकूमत का कोई रौब होना चाहिए। जिस हुकूमत का रौब नहीं, वो हुकूमत कैसी है? वो हुकूमत है ही नहीं। अच्छा हारून साहब, मेरे पास लास्ट 3 मिनट्स हैं। आप अफसरों की बात कर रहे हैं, तो अफसरों को भी बेहतर करने के लिए वज़ीर आज़म ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, वो आपकी नज़र से भी गुजरे होंगे। जो अफसरशाही से मुतालिक वज़ीर आज़म ने फैसला किया, आपको लगता है नतीजा खेज साबित होगा? अभी तक तो ये कहा जा रहा है, हर हल्के में ये बात हो रही है, सियासी हल्कों में, कि बड़ा मुश्किल है कि जो भी फैसले किए गए हैं उनके ऊपर अमल दरामद हो सके। सिविल सर्विस इस तरह से ठीक होने वाली नहीं है। देखिए, वो तो सिविल सर्विस से एक बड़ा मौजू है, इस पे तफसील से फिर किसी दिन बात करेंगे। ठीक है। मैंने एक साहब से पूछा आज, जिन्हें समझा जाता है कि सिविल सर्विस में बड़ी अथॉरिटी हैं और बड़े नेक नाम अफसर हैं, उनसे मैंने पूछा कि सिविल सर्विस को ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। अच्छा। तो उन्होंने क्या कहा और कहा कि रूस से माहिरीन बुलवाने चाहिए। मैंने कहा आप क्या कह रहे हैं? उन्होंने कहा भाई सादा सी बात है, एक आदमी फौज में भर्ती होता है, साल के बाद वो बदला हुआ आदमी होता है, वो इसे इतना सख्त जान बना देते हैं और इतनी तरबियत करते हैं, फिर वो अगर वो आदमी कायदे कानून पर नहीं चलता और डिलीवर नहीं करता तो उसे फारग कर देते हैं। आगाज ही में बहुत से लोग फारग कर दिए जाते हैं। फिर अगली सीढ़ियां वो लोग चढ़ते हैं जिनकी परफॉर्मेंस दूसरों से बेहतर होती है। जरूरी नहीं 100% फैसले दुरुस्त हों, मगर बहरहाल जो उनमें से बेहतरीन होते हैं। यही इतनी ट्रेनिंग बेहतर सिविल सर्विस की क्यों नहीं होती? सिविल सर्विस का इम्तहान पास करना फौज में जो दाखिले का इम्तहान है उससे मुश्किल है, और यही स्टील का फ्रेम है। इनसे कायदे आजम ने कहा था तुम मुल्क चला सकते हो, सियासतदान आते जाते रहते हैं, असल में सिविल सर्विस जी को चलाना होता है। सही। लेकिन वो जो वजीर आजम ने फैसले किए हैं उनकी कोई खास अहमियत नहीं। मैंने उस पर गौर किया। 21वीं ग्रेड के अफसर को वो रिटायर कर देंगे, 3 उसकी वो जो सालाना रिपोर्टें हैं वो खराब होंगी, तो 3 होंगी ही नहीं, और फिर उसका सीनियर लिखे उसके खिलाफ, फिर वजीर आजम फैसला कर दे उसके खिलाफ, फिर अदालतें खुली हुई हैं, वहां जाके वो स्टे ऑर्डर ले लें। बिल्कुल सादा सा उसूल है, मेरिट पे भर्ती करो, मेरिट पे तकर्रर करो। तरबियत तो अच्छी है और भी बेहतर हो सकती है। ठीक है। ऐसे बाद सूबाई जो कमीशन है, पब्लिक सर्विस कमीशन, उनमें तो अब नकब लगा ली है सूबाई हुकूमतों ने, मरकजी कमीशन की हालत कुछ बेहतर है। ठीक है। मैं देखिए, इम्तहान ये माशरे की जो है ना, ज़हीन तरीन तबका होता है, जो ये इम्तहान पास करना आसान नहीं है। बहुत कम
नौजवान ये और लड़के लड़के चलिए हारून साहब, ये वाकई इसके बाद उन्हें काम करने की पूरी आजादी दी जाए। बिल्कुल तबाह कर दिया शरीफ खानदान ने। लेकिन हारून साहब यकीन तौर पे ये सिविल सर्विस का जो मामला है कि एक लंबा चैप्टर है और इंशाल्लाह ताला इससे मुतालिक मजीद भी डिस्कस करते रहेंगे। अभी प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है। हारून साहब, आपके भी वक्त का बेहद शुक्रिया। मैं तमाम देखने वालों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।